नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 सोशोलॉजी मेजर पेपर 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सिलेबस में जेट वाइज प्रत्येक का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलते इस वीडियो में हम लोग सोशोलॉजी मेजर 11 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करिए, सिलेबस थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, आखिर इसमें पढ़ना क्या है। तो जो सोशोलॉजी मेजर 11 है, मेजर पेपर 11, इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो लगभग प्रत्येक यूनिट में क्या है, कुछ टॉपिक दिया हुआ है। देखिए आप लोग, फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है यूनिटी इन डिवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। सेकंड यूनिट है सोशल प्रोग्रेस, यानी कि जो सामाजिक विकास होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, थर्ड यूनिट आपका है पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें पढ़ना है सोशल चेंज इन इंडिया, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ है, क्या क्या कारण रहे हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यही फोर्थ यूनिट आपको पढ़ना है मेजर पेपर सोशोलॉजी मेजर पेपर 11 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर कोड देखते हैं। देखिए, तो चलते हैं हम लोग सोशोलॉजी मेजर 11 का यूनिट वाइज, जितने भी आपका यूनिट में सिलेबस दिया हुआ है यूनिट वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है यूनिटी इन डिवर्सिटी, यानी कि एकता में विविधता। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसी टाइप के ठीक आपके प्रश्न आने वाले एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, एकता में विविधता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एकता में विविधता का अर्थ है भारत जैसे देश में भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और भौगोलिक भिन्नताओं के बावजूद लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय एकता बने रहना। यह भारत की क्या है, पहचान है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो भारत है ना, भारत पर आप लोग जहाँ पर जाइएगा अलग अलग आपको भाषा देखने को मिलेगा, अलग अलग धर्म के लोग देखने को मिलेगा, रहन सहन हर क्षेत्र में अलग देखने को मिलता है, यहाँ तक कि खान पान, ठीक है, बहुत चीज़ एकदम अलग अलग मिलता है। इसके बावजूद भी हम सभी लोग क्या करते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। यानी कि भारत जो है विविधता में बटा हुआ है, इसके बावजूद भी हम लोग में एकता पाया जाता है। तो एकता में विविधता का क्या अर्थ है, यहाँ पर अलग अलग भाषा है, धर्म है, जाति के लोग हैं, अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज है, इसके बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही एकता में विविधता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए आप लोग यहाँ पर अगला दिया हुआ है, भारत में एकता के आधार कौन कौन से हैं। यानी कि भारत में जो एकता है यह बना रहता है, किसके कारण बना रहता है, इसके मुख्य आधार क्या है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है धार्मिक सहिष्णुता। मतलब क्या है, भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसके बावजूद भी क्या है, सभी में एकता बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है साझा सांस्कृतिक परंपराएं, यानी कि हर क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक सामाजिक रीति रिवाज होता है, तो साझा करते हैं हम लोग एक दूसरे से, हम लोग अदला बदला सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज करते हैं। यानी कि बहुत सारे समाज क्या होते हैं, उनकी अलग सामाजिक रीति रिवाज होता है, एक समाज की दूसरी होती है, तो दोनों को कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो सांस्कृतिक परंपराएं भी अलग अलग होती है, इसके बावजूद भी हम लोगों में क्या होता है, एकता बना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है संविधान और लोकतंत्र। जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, यहाँ का जो लोकतंत्र है, इसके चलते हम लोग क्या है, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो गया, झंडा हो गया, राष्ट्रगान हो गया, और भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हो गए। तो ये सभी क्या करता है, हम लोगों को एकजुट में बांधे रखता है। ठीक है, देखिए हम लोग भले भाषा धर्म के आधार पर बढ़ जाएं, लेकिन जब देश का सवाल उठता है ना, तो हम लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, एकता का आधार यही सब है। नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम की साझा विरासत। जो हमें स्वतंत्रता मिला है, भारत को जो आज़ादी मिला है, इसमें सभी धर्म के लोगों ने इसमें मतलब अपना हिस्सेदारी दिया है, साझा दिया है। स्वतंत्रता संग्राम है, मतलब आज़ाद करने में सभी लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। इसके चलते जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, यह भी हमें एकता में बांधे रखता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। भारत में एकता के आधार कौन कौन से हैं, तो धार्मिक सहिष्णुता, साझा सांस्कृतिक परंपराएं, संविधान और लोकतंत्र, राष्ट्रीय प्रतीक, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। तो यही सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग एक पॉइंट को लीजिएगा और इसमें लगभग 10 से 15 लाइन लिख लीजिए, मतलब 2 टॉपिक आप लोग लीजिए और कम से कम एक खड़ा पन्ना लिख लीजिए। इतना लिख लीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में विविधता के क्या प्रकार हैं। मतलब भारत में कौन कौन से विविधता के प्रकार पाए जाते हैं, उसको देखना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है भौगोलिक विविधता, यानी कि भौगोलिक आधार पर जो एक क्षेत्र होता है दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। नेक्स्ट है भाषाई विविधता, मतलब भाषा के आधार पर भी भारत क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। धार्मिक विविधता, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। सांस्कृतिक विविधता, प्रत्येक क्षेत्र में जो सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज होता है अलग अलग होता है। तो विविधता के कौन कौन से प्रकार हो गए, पहला भौगोलिक, दूसरा भाषाई, तीसरा धार्मिक और चौथा सांस्कृतिक। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए
यहाँ चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एकता में विविधता भारतीय समाज की विशेषता कैसे है? मतलब जो विविधता है इसके बावजूद भी हम लोगों में एकता है, तो ये भारतीय समाज की विशेषता कैसे है, क्यों है? ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग, भारत विश्व का सबसे बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ की विविधता अनेक स्तरों पर देखने को मिलती है, भौगोलिक, सामाजिक, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक। फिर भी इन सब के बीच एक गहरी एकता निहित है, जिसे हम एकता में विविधता कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत जो है ना, सबसे अधिक धर्मों वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग भाषा बोले जाता है, बहुत सारे सांस्कृतिक मतलब कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज होता है। तो इतना होने के बावजूद भी क्या है, हम लोग एकता में रहते हैं। ठीक है, तो अन्य देशों में इतना देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग सब एकजुट होकर रहते हैं। तो यही क्या हो गया, एकता में विविधता हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, एकता में विविधता है, इसका विशेषता बताना है। तो एकता में विविधता कैसे है, इसका प्रत्येक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता में क्या है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्री तट तक, पश्चिम से रेगिस्तान से लेकर पूर्व के घने जंगल तक भारत की भौगोलिक विविधता इसकी जीवन शैली प्रभाव डालती है। मतलब जो भौगोलिक विविधता है, भारत की जो भौगोलिक पहचान है, यह भी अलग अलग है। हर क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार के भौगोलिक वातावरण देखने को मिलता है। जैसे आप लोग उत्तर दिशा में चल जाइएगा तो यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि हिमालय की ओर जाइएगा, दक्षिण जाइएगा यहाँ पर समुद्री तट आपको देखने को मिलेगा, इधर रेगिस्तान आपको मिल जाएगा राजस्थान में, इधर जाइएगा तो इधर घना जंगल है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी इलाके में क्या है, घना जंगल देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक इलाकों में अलग अलग भौगोलिक वातावरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भाषाई एकता। तो भाषा अलग अलग है, हर राज्य का लगभग अलग अलग भाषा है, अपना अपना भाषा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। भले ही भाषाएं अलग अलग है, परंतु सभी भाषाओं में एक साझा सांस्कृतिक भाव दिखाई देता है। भाषा अलग है, लेकिन फिर भी जो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है दूसरे क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं मेल खाता है एक दूसरे से। तो भाषा एकता भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक विविधता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कई धर्मों के लोग रहते हैं। सभी एक ही भूमि पर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में है। मतलब जितने भी यहाँ पर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, भले ही कितनों राजनीतिक कारण हो जाए, हम लोग फिर भी क्या रहते हैं, एकजुट रहते हैं। ठीक है, तो ये धार्मिक विविधता हो गया। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एकता। यहाँ देखिए, त्योहारों, नृत्य, संस्कृति, वस्त्र, खान पान में विविधता होते हुए भी सब में भारतीयता की झलक मिलती है। सांस्कृतिक एकता मतलब त्यौहार और जो पर्व त्यौहार होता है ना, क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम लोग साल भर यहाँ वहाँ कमाते रहते हैं, साल भर लड़ाई झगड़ा भरी हो जाए, लेकिन जो पर्व त्यौहार होता है ना, इसमें समाज के सभी लोग एकजुट होकर के पर्व को मनाते हैं, ताकि हम में क्या है, एकता बना रहे। तो सांस्कृतिक एकता भी क्या हो गया, ठीक है, हमारी एक एकता की पहचान हो गया, राष्ट्रीय एकता की पहचान हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया हुआ यहाँ पर राजनीतिक और सैद्धांतिक एकता। यहाँ पर है, भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भारत की एकता को मजबूत किया है। जितने भी नागरिक हैं सभी को समान अधिकार दिया हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते भी हम लोग क्या है, एकजुट में बंधे हुए हैं, एकता में बंधे हुए हैं। और इसी प्रकार से आपको क्या लिख देना है, निष्कर्ष अंत में लिख देना है, भारत की एकता में विविधता केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह उसकी सांस्कृतिक आत्मा है जो भारत को विश्व में अद्वितीय बनाता है। भारत में भले ही विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, राजनीतिक हो गया, सामाजिक, धार्मिक हो गया, बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगा। इसके भी बावजूद भी क्या हो गया, हम लोग सभी एकजुट होकर रहते हैं, जो सबसे अलग बनाता है। दुनिया में कहीं भी इसी तरह देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से भारत में देखने को मिलता है। तो एकता की विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एकता में विविधता की क्या विशेषताएं हैं। आप लोग 2 देखिए, यूनिट 2 में दिया हुआ है सोशल प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया क्या हो गया, इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है असेंबलीलेशन, अंगीकरण। तो अंगीकरण क्या होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अंगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को स्वीकार कर लेता है और दोनों के बीच सामाजिक समानता स्थापित होती है। मतलब 2 समाज को हम लोग ले लेते हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज होता है। तो जब दोनों घुल मिल जाता है, ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अंगीकरण कहा जाता है। तो अंगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें 2 समूहों की सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज मिल जाता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अंगीकरण और समाकलन में क्या अंतर है। तो अंगीकरण और समाकलन में क्या अंतर है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अंगीकरण में एक समूह दूसरे समूह की संस्कृति को अपनाता है, जबकि समाकलन दोनों समूह मिलकर एक नई सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। अंगीकरण क्या हो गया, 2 समाज हो गया, इन दोनों समाजों का जो सामाजिक रीति रिवाज है दोनों एक दूसरे को अपना लिए। लेकिन जो समाकलन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ने मिलकर एक नया पहचान बना दिया, एक नई सामाजिक रीति रिवाज बना दिया। ठीक है,
तो अंगीकरण और समाकलन को आप लोग समझ गए होंगे। अंगीकरण क्या करता है, दो रीति रिवाजों को मिल लेता है, ठीक है, मतलब मिल गया, घुल मिल गया। लेकिन जो समाकलन होता है एक अलग पहचान बना लेता है, एक अलग सामाजिक रीति रिवाज बना लेता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट क्या दिया हुआ है, संस्कृतिकरण दिया हुआ है, एक्कल्चरेशन। इसको देखिए, संस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए। संस्कृतिकरण क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के संपर्क में आने पर आपसी परिवर्तन से गुजरती है। संस्कृतिकरण क्या हो गया, एक क्षेत्र की संस्कृति दूसरे संस्कृति से घुल मिल जाती है और आपसी परिवर्तन, मतलब एक तरह से परिवर्तन होता है उसमें। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, संस्कृतिकरण के उदाहरण दीजिए। संस्कृतिकरण का क्या उदाहरण है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय जीवन में पश्चिमी प्रभाव, वस्त्र, शिक्षा, प्रशासनिक प्रणाली आदि का विकास सांस्कृतिकरण का परिणाम है। संस्कृतिकरण मतलब कैसे हुआ, मतलब एक तरह से चेंज हो गया, ठीक है। संस्कृतिकरण कहने का मतलब क्या है, एक क्षेत्र का जो संस्कृति होता है दूसरे संस्कृति में आकर मिल जाता है। तो कैसे मिल गया, तो भारत में अंग्रेज जब आ गए हैं तो वहाँ की अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज था, तो भारत में भी उस तरह की सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने लगभग 200 सालों तक शासन किया था। तो उनकी जो सामाजिक रीति रिवाज था भारत में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जैसे शिक्षा व्यवस्था है, पहले शिक्षा व्यवस्था हम लोग गुरुकुल था, गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया, तो ये सभी अंग्रेज के देन है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्पिटिशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा। तो इसको हम लोग समझते हैं, सामाजिक प्रतिस्पर्धा क्या है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी सामाजिक लक्ष्य, पद या प्रतिष्ठा को पाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखिए अभी आप लोग जानते होंगे सरस्वती पूजा होता है और बहुत सारा त्यौहार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मूर्ति पूजा होता है, ठीक है, तो अलग अलग हम लोग चाहते हैं कि इस समाज से बेहतर बनाएं, बड़ा बड़ा मूर्ति बनाएं, तो टक्कर एक तरह से चलने लगता है। डीजे का भी उदाहरण आप लोग ले सकते हो। तो सामाजिक प्रतिस्पर्धा क्या हो गया, लक्ष्य, पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए हम लोग एक दूसरे में टक्कर लेते हैं, ठीक है, कंपटीशन करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा के परिणाम क्या है, तो सकारात्मक परिणाम होता है जैसे विकास हो गया, नवाचार हो गया, परिणाम होता है। और नकारात्मक परिणाम क्या होता है, ईर्ष्या, वर्ग विरोध, असमानता, तो दोनों देखने को मिलता है। सकारात्मक परिणाम भी हो और नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है, ठीक है। विकास भी हम लोग एक दूसरे को देख करके कर सकते हैं और एक दूसरे से लड़ाई भी हो सकता है, बस प्रतिस्पर्धा के तौर पर। अगला देखिए यूनिट नंबर 3, इसमें दिया हुआ है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडिया, भारतीय समाज पर दृष्टिकोण। भारतीय समाज पर आपको क्या करना है, देखना है इसका दृष्टिकोण कैसे है। तो क्या पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, यानी कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इसको देखना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, M.N. श्रीनिवास के अनुसार राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। N.S. श्रीनिवास के अनुसार राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है, श्रीनिवास के अनुसार राष्ट्र निर्माण का अर्थ है भारतीय समाज में सम्मान, राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक एकता और आधुनिक मूल्यों का विकास करना। जो श्रीनिवास है इसके अनुसार राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है, भारतीय समाज में सम्मान, राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक एकता और आधुनिक मूल्यों का विकास करना है। तो इनको देख लीजिएगा, दिमाग में आपका जरूरी रहेगा और एग्जाम में भी आप लोग लिखोगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं हम लोग। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सांस्कृतिक बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संस्कृति की गरिमा का पुनरुत्थान। दूसरा है सामाजिक सुधार आंदोलनों का विकास। अगला है औपनिवेशिक मानसिकता में मुक्ति। और नेक्स्ट है आधुनिक भारत की कल्पना। तो ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं, 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। चारों को ध्यान में रखिएगा, भारतीय संस्कृति की गरिमा, सामाजिक सुधार आंदोलन का विकास, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और आधुनिक भारत की कल्पना, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है सबवेल्टर्न डिस्कर्स, यानी उपवर्गीय दृष्टिकोण। तो उपवर्गीय दृष्टिकोण होता है, क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एकदम पक्का बताते हैं क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए उपवर्गीय दृष्टिकोण क्या है तो इसका मतलब क्या होता है, उपवर्गीय दृष्टिकोण भारतीय इतिहास को आम जनता, किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और दलितों के नज़रिए से देखने की पद्धति है। यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक और उच्च वर्गीय इतिहास को चुनौती देता है। तो उपवर्गीय दृष्टिकोण क्या मतलब हो गया कि मतलब आम जनता हो गया, किसान हो गया, मजदूर हो गया, स्त्री हो गया, दलित हो गया, इसको अलग अलग नज़रिए से आपको देखना है, ठीक है। मतलब किसान हो गया तो इसको किसान की दृष्टि से देखिए, मजदूर हो गया तो मजदूर की दृष्टि से देखना पड़ता है, और भी बहुत सारे हो गया, इन सभी दृष्टि से देखना क्या होता है, उपवर्गीय होता है। इसमें औपनिवेशिक और उच्च वर्गीय इतिहास को चुनौती एक तरह से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर तो जो नीचे तबले का वर्ग जो होता है, मतलब नीचे वाले वर्ग होते हैं, मतलब नीचे जात का माना जाता है, उसको क्या करना है, स्थान देना एक तरह से, और सत्ता के बाहर जनता की दृष्टिकोण है, इसको केंद्र में लाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारतीयवादिता दृष्टिकोण, यानी कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडोलॉजिकल डिस्कर्स। तो भारतीयवादिता दृष्टिकोण क्या होता है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण क्या है,
तो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण भारत की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को उसके प्राचीन ग्रंथों, संस्कृति और परंपराओं के आधार पर समझने की प्रक्रिया है। जो इंडोलॉजिकल है, इसका क्या होता है कि जो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण है, ये भारत की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को उसके प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हो गए, संस्कृति हो गया, परंपरा हो गया, उसके आधार पर इसको समझा जाता है। तो देखिए यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, यूनिट वाइज दिया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। जैसे पहला संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृतिलाइजेशन। तो इसको देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ संस्कृतिकरण किसने दिया और मतलब ये क्या था। तो इसको देखते हैं हम लोग। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। इसका अर्थ निचली जातियों द्वारा उच्ची जातियों की परंपराओं, जीवन शैली और रीति रिवाजों को अपनाना ताकि उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो सके। मतलब जो छोटे जाति के लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, जो उच्च जाति की जो जीवन स्तर है, जो उनकी जीवन शैली, जो उनकी परंपरा है, उसके स्तर को बनाना है। ठीक है, मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उच्च वर्ग का दर्जा देना है। ठीक है, ऐसा एम.एन. श्रीनिवास का मानना था। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया था, जो छोटे जाति के लोग हैं उनको बड़ी जातियों के बराबर मानना है। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण क्या है, तो यहाँ पर देखिए पश्चिमीकरण का अर्थ है भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति, विचारों और जीवन शैली का प्रभाव बढ़ाना। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शिक्षा, लोकतंत्र, औद्योगिकरण आदि। देखिए जो अंग्रेजी शिक्षा, लोकतंत्र और औद्योगिकरण हो गया, ये सभी अंग्रेजों का देन है। तो ये सभी पश्चिमी देश से आए थे, तो यहाँ पर पश्चिमीकरण हुआ इस तरह से। ठीक है, तो पश्चिमीकरण को आप लोग समझ गए होंगे। जो जिस प्रकार से मतलब जो पश्चिमी देश हो गया, ठीक है, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सभी का वहाँ पर जो भी सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है, जब हमारे देश भारत में आ जाएगा तो यहाँ पर पश्चिमीकरण होगा। जैसे अंग्रेजी शिक्षा एक तरह से आ गया है, तो ये क्या है, पश्चिमीकरण का देन है एक तरह से। नेक्स्ट देखिए, आपका दिया हुआ है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। देखिए यहाँ पर आधुनिकीकरण से क्या क्वेश्चन बना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है यहाँ पर, योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण क्या है, उसको बताएं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक समाज नए मूल्यों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तर्कसंगत सोच की ओर अग्रसर होता है। तो जो योगेंद्र सिंह है, इनके अनुसार आधुनिकीकरण क्या मतलब होता है, जो पारंपरिक समाज हो गया, जो उनका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जो तर्कसंगत सोच होता है, इसमें क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, अग्रसर होना है, उसमें बढ़ना है। तो योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया हुआ यहाँ पर सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण। तो देखते हैं हम लोग सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है समाज में धर्म के प्रभाव को कम होना और राजनीतिक सामाजिक निर्णयों में धर्म का हस्तक्षेप समाप्त होना। मतलब जितने भी धर्म के लोग हैं सभी मिलजुल कर रहना, और जो राजनीतिक सामाजिक हो गया इसमें मतलब हस्तक्षेप होने लगता है, धर्म के आधार पर राजनीतिक होने लगता है। इसको क्या करना है, इसके प्रभाव को कम करना है, समाप्त करना है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षीकरण को आप लोग समझ गए होंगे, क्या करना है, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है धर्मनिरपेक्षीकरण के क्या प्रभाव है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मतलब जो धर्मनिरपेक्षीकरण है इसमें इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें मतलब विकास करना एक तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक समानता, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना है और सामाजिक समानता बनाए रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता करने का मतलब क्या है, सभी धर्म अलग अलग धर्मों को मान सकता है, तो इसी के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। अगला दिया हुआ है आधुनिक शिक्षा का प्रसार, जो भी आधुनिक शिक्षा है, जैसे डिजिटल माध्यम आ रहा है, तो इसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव है इसको। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको प्रत्येक यूनिट में फर्स्ट में बता दिया कि किस टाइप से प्रश्न रहेंगे और मेन पॉइंट बता दिया है। इन सभी का आंसर आपको ऐप में मिल जाएगा कि भारत में एकता में विविधता की विशेषताओं को समाज स्तरीय महत्व पर क्या करना है, इसकी चर्चा करना है। तो प्रत्येक पॉइंट को मैंने बता दिया है, और इन सभी का जो भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, सभी का आंसर कहाँ मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।